तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हेमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोग राजपूत काल को प्रारंभ किए हुए हैं और राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के दो मत हैं, जहां एक मत यह मानता है कि राजपूतों के अंदर जो रक्त है वो विदेशी रक्त है, यानी वो विदेशी मूल के व्यक्ति हैं, भारत में आए, बसे और राजपूत हो गए। और विदेशी मत का पहली बार प्रतिपादन किया गया था कर्नल टाड के द्वारा, जिन्होंने राजपूतों का एक बृहद इतिहास लिखा है। और मैंने बताया था कि कर्नल टाड का जो ऐतिहासिक विवरण है वो बहुत प्रामाणिक नहीं माना जाता। उन्होंने कई सारी लोक कथाओं, दंत कथाओं को भी अपने इतिहास में अंकित कर दिया है, जबकि उसका मूल स्रोत बताने में वो विफल रहे हैं। वो बता नहीं पाते कि एक्चुअल में ये जो बातें लिखी जा रही है इसका मेन सोर्स क्या है, इसकी प्रामाणिकता क्या है, कि सचमुच में ये प्रामाणिक है या नहीं है। बस उन्होंने सुन लिया कथाओं को, किसी ने कह दिया और उन्होंने लिख लिया। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, घर में दादा हो गए, परदादा हो गए, ये लोग कहानियां सुनाते हैं कि एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। एक रानी विष कन्या थी जो सर्प का विष पीती थी और राजा को धीरे धीरे जहर देके पिला के मारना चाहती थी। ऐसी कहानियां सुनते होंगे, अक्सर बड़ी प्रामाणिक लगती है कि दादा बता रहे हैं तो सही है। तो ऐसे ही कर्नल टाड ने कुछ कहानियों को अपने इतिहास में शामिल कर लिया, इसलिए कर्नल टाड के इतिहास को बहुत प्रामाणिक नहीं माना जाता, लेकिन राजपूतों का इतिहास उन्होंने लिखा है। कर्नल टाड के मत को प्रमाणित किया, यानी उसका समर्थन किया पृथ्वीराज रासो ने। वो भी आ गया कि नहीं, सही है ये। पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड का सिद्धांत आ गया। अग्निकुंड का सिद्धांत विदेशी मत के समर्थन में है। विदेशी मत को एक प्रकार से कहा जाए तो प्रमाणित करता है कि हाँ, राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी मत से हुई है। तो प्रमुख जो प्रवर्तक रहे विदेशी मत के वो कर्नल टाड रहे। उसके बाद और भी कुछ इतिहासकारों ने उनके मत का समर्थन किया कि नहीं, राजपूत एक्चुअल में विदेशी थे। आज हम लोग बात करेंगे, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के भारतीय मत का। भारतीय मत को भी 2-3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। भारतीय मत का एक जो भाग है वो तो पहली बात कर्नल टाड के द्वारा दिए गए जो प्रमाण है कि शक सीथियन से राजपूतों की उत्पत्ति होती है, उनके सामाजिक और धार्मिक जो परंपराएं रही उसके आधार पर कर्नल टाड यह प्रूफ करने का प्रयास करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति शको सीथियन से हुआ है। तो उसको पहले खंडित कर देते हैं लोग। तो कर्नल टाड ने जो प्रमाण दिए, जो तथ्य प्रस्तुत किए शक सीथियन से जो है कि समीकरण बैठाने के लिए राजपूतों की उत्पत्ति के, भारतीय मत में गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा और सीवी वैद्य जैसे इतिहासकारों ने कर्नल टाड के उस मत को खंडित कर दिया। भारतीय मत का सीधा सा मतलब है कि वह यह मानता है कि राजपूतों के उत्पत्ति भारतीय मूल के लोगों से ही हुई है। उनके अंदर पूरी तरीके से देशी रक्त का संचार हो रहा है, विदेशी रक्त का संचार नहीं हो रहा है। लेकिन राजपूत एक्चुअल में वैदिक क्षत्रिय ही थे, इसको लेकर के भारतीय मत में विवाद है। जैसे मैंने बताया कि राजपूतों की जब हम लोग बात करते हैं तो आज जितने भी राजपूत हैं आप देखेंगे, उनसे पूछेंगे तो खुद को बताते हैं कि हम क्या थे, क्षत्रिय। और ये क्षत्रिय कहाँ के हैं, ये वैदिक क्षत्रिय हैं। वैदिक काल में जब चारण बना तो वहां पे क्षत्रिय की चर्चा होता है। तो कई सारे राजपूत आज अपना टाइटल क्षत्रिय भी लगाते हैं। तो क्षत्रिय और राजपूत एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। लेकिन इतिहास में देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ा डायलेमा प्रस्तुत करती है, थोड़ा गुथा हुआ चीज यहाँ मिलता है। तो कुछ लोग ऐसे राजपूत हैं क्षत्रिय टाइटल लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे क्षत्रिय हैं जो राजपूत टाइटल लगाते हैं। तो जो भारतीय मत है उसमें एक मत यह मानता है कि जो राजपूत है एक्चुअल में वो वैदिक क्षत्रिय है। ऐसे दूसरा मत मानता है कि जो राजपूत है वो वैदिक क्षत्रिय नहीं है, बल्कि उसके अलावा कुछ निम्न जातियां भी हैं जो राजपूत अपने आप को कहने लगी। ऐसी भारतीयों का एक तीसरा भी मत है जो यह मानता है कि जो ब्राह्मण था जब वह राजकाज संभालने लगा तो खुद को राजपूत कहने लगा। तो इतिहासकारों का मानना है कि बहुत सारे ब्राह्मण जब सत्ता संभालने लगे तो वो अपने आप को राजपूत कहने लगे, तो वो भी राजपूत हो गए। तो राजपूतों में कौन शामिल हो गया, ब्राह्मण भी हो गया, निम्न जाति के लोग भी शामिल हो गए। इसके अलावा कई सारे, एक मत और आता है यहाँ पे, कहा गया कि राजपूतों में छोटे छोटे जो सामंत थे वो भी खुद को राजपूत कहने लगे। कहने का मतलब ये है कि भारतीय मत यह मानता है कि राजपूतों में देशी रक्त का ही संचार हो रहा है, लेकिन राजपूत वास्तव में वैदिक क्षत्रिय ही थे। इसको लेकर के भारतीय मत में विवाद है।
बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत एक्चुअल में वैदिक क्षत्रिय नहीं थे। कुछ लोगों का मानना है राजपूत कुछ निम्न जाति के लोग थे, लगे राजपूत लिखने राजपूत हो गए, कुछ बोले ब्राह्मण लिखने लगे, कुछ छोटे छोटे सामंत जमींदार आगे वो लिखने लगे। तो भारतीय मत में 3-4 भागों में डिवाइड हो जाता है, लेकिन भारतीय मत इस बात पे सहमत है कि जितने भी लोग हैं इनके अंदर भारतीय रक्त का ही संचार हो रहा है, इसलिए ये भारतीय मूल के ही है। इसी को हम लोगों को एक एक करके समझते हुए चलना है, लिखते जाना है, और लास्ट में हम लोग एक निष्कर्ष लिख लेंगे कि राजपूत कौन थे। तो आइए डाल लीजिए भारतीय मत, लिखिए भारतीय मत हेडिंग होगा आप लोगों का, राजपूतों की उत्पत्ति का भारतीय मत। उत्पत्ति का भारतीय मत, देखिए लिखिए राजपूतों के उत्पत्ति के विदेशी मत का विरोध, विदेशी मत का विरोध, मत का विरोध गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा, CV वैद्य जैसे भारतीय इतिहासकारों ने किया है, इतिहासकारों ने किया है। इन्होंने कर्नल टाड के मत का खंडन किया और उसे काल्पनिक बताया है, काल्पनिक बताया। कर्नल टाड क्या कहते थे कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? शक और सीथियन से हुई है। इन्होंने कई आधारों पे उसका खंडन कर दिया है। कौन कौन से आधार है? तो पहला पॉइंट लिखिए, नंबर 1, कर्नल टाड के आधारों का खंडन, आधारों का खंडन लिखिए। ये कहते हैं कि कर्नल टाड का मत काल्पनिक है, कर्नल टाड का मत काल्पनिक है। इन्होंने जिन प्रथाओं का उल्लेख किया है, जिन प्रथाओं का उल्लेख किया है वे प्राचीन वैदिक क्षत्रियों में भी पाई जाती थी, क्षत्रियों में भी पाई जाती थी। जैसा मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है, जब वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे कई सारी चर्चाएं हो रही थी, जिसमें मांसाहार को लेकर भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे क्या वो मांस का सेवन करते थे या नहीं करते थे। तो हम लोगों ने देखा था कि कई सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि वो मांसाहार का सेवन करते थे। अभी लेटेस्ट जो है कि सैंधो सभ्यता को लेकर के भी कुछ रिसर्चेज आए हैं, जहां पे सैंधो लिपि पढ़ने का दावा कुछ लोगों ने कर दिया है कि सैंधो लिपि द्रविड़ियन, जो द्रविड़ लोग थे वही सैंधो सभ्यता के निर्माता थे और द्रविड़ लोगों से समानता बैठाते हुए उस लिपि को उसी आधार पे पढ़ने का दावा किया गया। अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले की न्यूज है, लगभग 15-20 दिन पहले की न्यूज है। वहां पे भी चर्चा किया गया था कि जो सैंधो सभ्यता के लोग थे वो लोग भी मांसाहारी थे, मांस का सेवन करते थे और कई प्रकार के जानवरों का मांस होता था, जिसमें आज विवादित चीजें भी रहती है कि गाय खाते थे कि नहीं खाते थे। तो उन्होंने बताया कि मांसाहारी थे, कई सारे प्रमाण मिले हैं, उस सभी प्रकार के मांसों का प्रयोग करते थे। इसी उत्तर वैदिक काल में भी स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि मांसाहारी थे। तो क्षत्रिय जो थे, कर्नल टाड ने कहा कि शक सीथियन मांसाहारी थे, शस्त्र पूजा करते थे, क्षत्रिय भी शस्त्र पूजा करते थे, मांसाहारी थे। तो ऐसी
जितनी समानताओं की बात कर्नल टाड ने कही है कि शक सीथियन करते थे, राजपूत भी ऐसे करते हैं, तो इसलिए राजपूतों की उत्पत्ति शक सीथियन से हुई। तो गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा सीवीद इतिहासकारों ने कह दिया कि सारी चीजें जो आप बता रहे हैं वो क्षत्रियों में भी, जो प्राचीन वैदिक क्षत्रिय थे उनके यहाँ भी पाई जाती थी। तो आपकी बातें काल्पनिक। उसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें कही थी, जैसे कहा गया कि खजर जाति का आक्रमण हुआ। वो बताया कि जो गुर्जर थे, गुर्जरों की उत्पत्ति खजर जाति से होती है। तो ये बताते हैं कि खजर जाति का आक्रमण भारत में कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं मिलता कि खजर जाति भारत में आया हो। जबकि बताते हैं खजर जाति हुणों के साथ आई थी, लेकिन ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता खजर जाति को लेकर। तो नंबर 2 लिख लीजिए, खजर जाति का आक्रमण, खजर जाति का आक्रमण भारत पर कभी हुआ ही नहीं, भारत पर कभी हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते, प्रमाण नहीं उपलब्ध है। खजर जाति के विदेशी मत में हम लोगों ने पढ़ रहे थे कि खजर जाति, गुर्जर की उत्पत्ति खजर जाति से। तो इस मत का भी खंडन कर दिया जाता है। खजर जाति को उल्लेख जो किया गया है विदेशी मत के समर्थन में, खजर जाति का आक्रमण भारत में कभी नहीं होता, हम लोगों ने भी पढ़ा है। प्राचीन काल में कहीं भी खजर जाति का उल्लेख नहीं मिलता है, कोई प्रमाण मिलता नहीं। तीसरी चीज मैंने बताया कि विदेशी मत के समर्थन में अग्निकुंड का सिद्धांत आया, पृथ्वीराज रासो में विस्तार से दिया गया। तो अग्निकुंड का जो सिद्धांत है यह भी प्रमाणिक नहीं है। तीसरा ये होता है कि अग्निकुंड की जो कथा है, अग्निकुंड की कथा ऐतिहासिक नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है। इस 3 बेसिस पे कर्नल टाड के द्वारा जो बातें कही गई थी उस बात को खंडित कर दिया गया। अग्निकुंड की प्रथा की ऐतिहासिकता के बारे में कहीं प्रमाण कुछ नहीं मिलता है कि हाँ यहाँ पे अग्निकुंड किया गया, यहाँ पे शुद्धि किया गया, यहाँ से उत्पत्ति होती है राजपूतों की। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अब देखिए अब क्या है इनका कहना, तो लिखिए इनका कहना है, किसका कहना? जो भारतीय मत के लोग हैं, इनका कहना है कि राजपूत शब्द राजपुत्र का ही अपभ्रंश है, राजपुत्र का ही अपभ्रंश है, जिसका प्रयोग भारतीय ग्रंथों में क्षत्रियों के लिए ही हुआ है। एक मत ये है। अभी मैं कुछ और प्रमाण बताऊंगा इन्होंने कैसे प्रमाणित किया है कि राजपूत शब्द का प्रयोग क्षत्रियों के लिए हुआ है। तो ये पहला मत है। पहला मत क्या कहता है कि राजपूत कौन है? क्षत्रिय ही है। कर्नल टाड के आधारों का जो खंडन किया जा रहा है वो खंडन करने का सीधा सा मकसद क्या था कि राजपूत वैदिक क्षत्रिय ही है। लिख लीजिएगा ऊपर ताकि भारतीय मत को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। कई भागों में बांटा जाता है। भारतीय मत का मतलब जैसे यही मत नहीं है। मैंने बताया कि भारतीय मत में कई सारी कैटेगरीज हैं। कोई ब्राह्मण मानता है, कोई छोटे जमींदार, कोई निम्न जाति के लोग, कोई क्षत्रिय मानता है। तो ये फर्स्ट मत हो गया क्षत्रिय। इन्होंने कुछ प्रमाण भी दिए हैं, सी वैद्य साहब और गौरीशंकर ओझा साहब ने। क्या प्रमाण दिए? पहला प्रमाण क्षत्रियों से हुआ है। क्या है प्रमाण? नंबर 1 ये कहते हैं कि पढ़नी के अष्टाध्यायी में राजपुत्र शब्द का प्रयोग रक्षक के रूप में हुआ है। रक्षक के रूप में हुआ है। और जब वर्ण व्यवस्था हम लोग देखते हैं तो रक्षा करने किसकी जिम्मेदारी थी? क्षत्रियों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने भी माना है कि राजपूत शब्द राजपुत्र से ही निकला है, राजपुत्र से ही निकला है, लेकिन ये मानते हैं कि राजपुत्र शब्द का प्रयोग क्षत्रियों के लिए किया जाता था। इसके लिए इन्होंने
प्रमाण दिए। पहला प्रमाण दे दिया कि पढ़नी के अष्टाध्यायी में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है और किसके लिए, रक्षक के लिए। रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, क्षत्रियों की। बाद में बताते हैं कि राजपुत्र से कैसे राजपूत बन गया, उसके बारे में भी ये बताते हैं। पहला प्रमाण। दूसरा लिखिए, दूसरा महाभारत के अस्त्र शस्त्र महाभारत में अस्त्र शस्त्र चलाने वालों को राजपुत्र कहा गया। तीसरा, भवभूति ने कौशल्या को राजपुत्री कहा। चौथा, रास तरंगड़ी में शाही उत्तराधिकारी को राजपुत्र कहा गया। इस बेस पे प्रमाणित करते हैं ये सभी क्या है, क्षत्रिय हैं। तो इनका मत है कि जो राजपूत है एक्चुअल में वो वैदिक क्षत्रियों की ही वंशज है या उन्हीं का रक्त इनके अंदर है। वो बताते हैं बाद में चल करके जब तुर्कों का आक्रमण होता है भारत में तो पराजित होते हैं, जिनकी उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है, तो ये राजपुत्र से राजपूत कहलाने लगे। तो राजपुत्र से राजपूत कहलाने के कारण उन्होंने बताया कि बाद में इनकी प्रतिष्ठा थोड़ी सी डाउन हुई तो ये राजपुत्र के बजाय राजपूत कहलाने लगे। इसीलिए इन्होंने कहा कि राजपूत शब्द राजपुत्र का ही अपभ्रंश है। पहले ये राजपुत्र कहलाते थे जब इन प्रतिष्ठित थे, लेकिन बाद में तुर्कों के आक्रमण होने के बाद, जब विदेशी आक्रमण होता है उसके बाद इनकी प्रतिष्ठा जब थोड़ी सी गिरती है तो ये राजपुत्र से राजपूत हो गए। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। लिखिए, इनके अनुसार ये राजपुत्र तुर्कों से पराजित होने के बाद इनकी राजनैतिक प्रतिष्ठा कम हो गई और इन्हें राजपुत्र से, दिख रहा है ना, राजपुत्र से राजपूत कहा जाने लगा। इसीलिए इनका मानना है कि राजपूत वैदिक क्षत्रियों के ही संतान है। पहला मत हो गया जहां यह कहा गया है कि राजपूत कौन है, वैदिक क्षत्रियों के ही संतान है। अब आते हैं दूसरा मत, जहां सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजपूत की बात होती है। कहा जाता है कि इनके जो कुल देवता थे वो सूर्य और चंद्र होने के कारण ये खुद को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजपूत कहलाने लगे। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का सीधा सा मतलब है कि कुल देवता उनके कौन थे, सूर्य थे या चंद्र थे। जिनका कुल देवता, जिन राजपूतों का सूर्य था, वो खुद को सूर्यवंशी राजपूत लिखने लगे। जिनका कुल देवता चंद्रमा था, उन्होंने चंद्रवंशी राजपूत लिखना शुरू कर दिया। तो आइए दूसरा डाल लीजिए, दूसरा हेडिंग डालिए, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। यहां भी गौरी शंकर ओझा के क्या मत है, ये कहते हैं गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा का मानना है कि ये विशुद्ध क्षत्रिय कुल के थे। इनका भी मानना है, देखो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी क्षत्रिय कुल से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहले क्षत्रिय वाला समझ लीजिए, दोनों विशुद्ध क्षत्रिय कुल से थे
इनके कुल देवता सूर्य होने के कारण ये सूर्यवंशी लिखने लगे और चंद्रमा होने के कारण ये चंद्रवंशी लिखने लगे। क्षत्रिय कुल के थे जिनके आराध्य देवता सूर्य थे, वे सूर्यवंशी लिखने लगे, तथा जिनके आराध्य देवता चंद्रमा थे, वे चंद्रवंशी राजपूत कहलाने लगे। ठीक, अच्छा यहां भी सवाल उठता है ये कि ये राजपुत्र से राजपूत कैसे कहलाए, तो फिर यहां पे भी इन्होंने यही माना है कि राजनीतिक प्रतिष्ठा डाउन हुई, इस वजह से ये राजपूत हो गए, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजपूत कहलाने लगे। तो ओझा कहते हैं, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, जैसे जो क्या नाम है कि शक पहलो वगैरह है ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी लिखते हैं, तो लिखिए ओझा का मत है कि, या ओझा कहते हैं गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा, ओझा कहते हैं कि चोल, शक, पहलव इत्यादि मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु वैदिक क्रियाओं के त्याग एवं ब्राह्मणों से विमुख हो जाने के कारण इनका क्षत्रित्व समाप्त हो गया और ये राजपूत कहलाने लगे। क्लियर है? यहाँ पे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या, पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो राजपुत्र थे वो क्षत्रियों के संतान थे, राजपुत्र लिखते थे। शासक बनते तो क्षत्रिय कहलाते, शासक के पुत्र रहे, राजपुत्र लिखा गया, लेकिन तुर्कों से पराजित होने के कारण ये राजपुत्र से हो गए राजपूत। दूसरा मत बोलता है कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मत को लेकर के कि यहाँ पे कहा गया कि ये भी क्षत्रिय थे, लेकिन इन्होंने वैदिक क्रियाओं को त्याग दिया, ब्राह्मणों से विमुख हो गए, ब्राह्मणों को अपने से दूर कर दिया इन्होंने, और दूर करने के कारण ये क्षत्रिय से हो गए राजपूत हो गए। कहने का सीधा सा मतलब कि राजपूत कहीं न कहीं अगर देखा जाए, दोनों एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे, अगर मान भी लिया जाए कि राजपूत क्षत्रियों के ही संतान है, तो भी एक बात यहां पे स्पष्ट है कि राजपूतों की जो प्रतिष्ठा है वो क्षत्रियों से कम है। दोनों मत यही प्रमाणित करते हैं कि राजपूत, अगर यह मान ले इतिहासकार, या मान लिया जाए कि राजपूत क्षत्रियों के ही वंशज है, वैदिक क्षत्रियों के ही रक्त इनके अंदर, जो एक रक्त का इनके अंदर संचार हो रहा है, तो भी राजपूतों की जो प्रतिष्ठा है वो क्षत्रियों से कम है, क्योंकि क्षत्रियों की जो प्रतिष्ठा है राजपूतों से ज्यादा थी और प्रतिष्ठा कम होने के कारण ही ये राजपूत कहलाए। दोनों मतों से ये बातें स्पष्ट हो रही है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब आइए, आधुनिक सामाजिक आर्थिक इतिहासकार क्या कहते हैं। अगला मत, दूसरा मत, आधुनिक सामाजिक आर्थिक इतिहासकार, इतिहासकार ये क्या कहते हैं, ध्यान रखें। अब ये ऐसे इतिहासकार हैं कि इतिहास का एनालिसिस सामाजिक और आर्थिक आधार पे करते हैं। कई सारे निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए वो सामाजिक और आर्थिक आधारों को ढूंढते हैं कि किस प्रकार का समाज था, क्या आर्थिक आधार रहा, उस बेसिस पे वो एक अलग निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पे भी निकाला गया। ये बताते हैं कि गुप्तोत्तर काल के बाद की स्थिति को ये लिंक करते हैं। कुछ बिंदुओं में इनकी बातों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इनका मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार जिम्मेदार है। यानी राजपूतों की उत्पत्ति के लिए कुछ सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रियाएं उत्तरदायी हैं।
सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रियाएं उत्तरदायी हैं। आर्थिक प्रक्रियाएं उत्तरदायी है। इसको इस तरीके से समझिए, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। सामाजिक और आर्थिक आधार क्या होता है? आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो उच्च जाति के हैं, लेकिन उनका जो आर्थिक आधार है, सामाजिक आधार है, वो बहुत ही डाउन हो गया है। समाज में आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, और इस वजह से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी डाउन हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उच्च जाति के होते हुए भी हैं, तो उच्च जाति के, लेकिन आर्थिक आधार कमजोर होने की वजह से जब उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा डाउन होती है, तो कई बार ये मजबूर होते हैं अपने रिश्ते, शादी करने के लिए अपने से निम्न वर्ण में या निम्न जाति में। फिर एक प्रक्रिया चल देती है इनकी, एक बार शादी हो गया तो फिर ये होने ही लगता है। इसका उल्टा भी होता है। कई बार देखा गया है कि जो उच्च जाति, निम्न जाति का व्यक्ति है, उसका आर्थिक आधार बहुत मजबूत है और इस वजह से समाज में उसकी इज्जत भी है, तो उसके यहां रिश्ते अपने से उच्च जाति के यहां होने लगता है। जब एक बार होने लगा रिश्ता तो फिर ये प्रक्रिया चल देती है। तो इससे क्या होता है कि जो जाति संरचना है वो उलझ जाती है, घुस जाती है। फिर एग्जैक्टली बताना बड़ी मुश्किल होता है कि ये किस जाति का व्यक्ति है, क्योंकि अब उसके संबंध उच्च जाति से निम्न जाति में हो गया, निम्न जाति से उच्च जाति में हो गया। तो इन्होंने सामाजिक आर्थिक आधार को ढूंढा है, बताया कि गुप्तोत्तर काल के बाद परिस्थितियां कैसे बदलती है। पॉइंट में इसको समझ लीजिए और लिख लीजिए। देखिए, नंबर 1 ये बताते हैं कि गुप्तोत्तर काल में विदेशी आक्रमण हुआ। होता है गुप्तोत्तर काल में विदेशी आक्रमण, ढेर सारे आक्रमणकारी आते हैं विदेशी। जब आक्रमण होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। आज भी जब हम युद्ध में शामिल होते हैं तो हमारी इकोनॉमी डामाडोल होती है। विदेशी आक्रमण के कारण अर्थव्यवस्था का पतन हुआ गुप्तोत्तर, ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था पतन की ओर बढ़ा, पतन की ओर बढ़ा। जब अर्थव्यवस्था पतन की ओर बढ़ेगा तो छोटे छोटे सामंत उभर करके आएंगे। तो छोटे छोटे सामंतों का उदय होता है, छोटे छोटे सामंतों का उदय होता है, विदेशी आक्रमण होने का सीधा सा मतलब है कि केंद्रीय सत्ता मजबूत नहीं है, इसलिए हमारे यहां विदेशी आक्रमण हो रहा है। जब जब केंद्रीय सत्ता मजबूत रही तब तक विदेशी आक्रमण नहीं हुआ है भारत में। प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक का इतिहास आप पढ़ेंगे, जब जब सत्ता स्थापित हुई, दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ, विदेशी आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रमण सब पराजित नहीं हुआ विदेशी आक्रमण। कोशिश 1-2 बार किया गया मंगोलों के द्वारा, लेकिन वो नहीं हो पाया। दिल्ली सल्तनत टूटा, फिर से विदेशी आक्रमण हुआ। मुगल काल आया, जब तक मुगल काल रहा विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। मुगल काल जब कमजोर हुआ अंग्रेज आ गए। ऐसे ही मौर्य काल जब तक रहा मजबूती के साथ, विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। मौर्योत्तर काल में केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, विदेशी आक्रमण हो गया। गुप्त काल में विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, गुप्तोत्तर काल में विदेशी आक्रमण हो गया। तो विदेशी आक्रमण होता है तो छोटे छोटे सामंतों का उदय होता है, क्योंकि केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती है। तो जो सामंत है, जो थोड़ा सा प्रभावशाली लोग हैं, अपने एरिया में राजा की तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे सामंत हो जाते हैं, पावरफुल लोग। जैसे कि आप देखेंगे जब सरकारें जब कमजोर होती है किसी भी राज्य में, तो जो बाहुबली होते हैं वो बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं, अपने अपने एरिया में बाहुबली प्रभावशाली बने हुए हैं। लेकिन सरकारें जब मजबूती के साथ आती है तो बाहुबली सरेंडर बोल देते हैं वहां पे। गुप्तोत्तर काल की परिस्थितियां ऐसी होती है, इसी तरीके से बदलती है। आक्रमण हुआ, अर्थव्यवस्था डगमगाई, छोटे छोटे सामंत उभरे और इन्हीं सामंतों को कहा जाने लगा राजपूत। लिखिए, इन्हीं छोटे छोटे सामंतों और भूमिधरों को राजपुत्र कहा गया, जो बाद में
राजपूत कहलाने लगे, राजपूत कहलाने लगे। यहां पे कहा गया कि अब ये जो प्रक्रिया चली, इस प्रक्रिया में अब ये बातें नहीं हो रही कि इसमें कौन है राजपूत, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, कि वैश्य है, कि शूद्र है। इन्होंने माना कि इस प्रक्रिया में, चूंकि जब प्रक्रिया चली तो इस प्रक्रिया में जो राजपूत कहलाए गए वो वैश्य और शूद्र ज्यादातर शामिल रहे। इस प्रक्रिया के तहत जो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे वो मजबूत शक्ति के केंद्र थे, लेकिन बिखर गए वो गुप्तोत्तर काल में। तो बिखर गए तो उनके नीचे काम करने वाले लोग कौन थे? वैश्य और शूद्र लोग थे। तो वैश्य प्रभावशाली हुए, यहाँ पे छोटे छोटे जमींदार बने, बाद में यही राजपुत्र कहलाए और आगे चल के राजपूत कहलाने लगे। तो जो सामाजिक आर्थिक आधार है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वैश्य एवं शूद्र राजपूत कहलाने लगे खुद को। तो सामाजिक और आर्थिक आधार का मतलब इसमें निम्न वर्ण को भी शामिल कर लिया। कहने का मतलब यह है कि इस बेस में देखा जाए तो निम्न वर्ण के लोग भी राजपूत कहलाने लगे। लेकिन है तो देशी, ये विदेशी नहीं है, देसी मूल के लोग हैं। जहां एक मत कहता है कि वैदिक क्षत्रिय ही राजपूत कहलाने लगे, हालांकि उनकी प्रतिष्ठा कम हुई। यह माना जाता है कि राजनीतिक प्रतिष्ठा उनकी कम हो गई, या जो क्षत्रित्व है उनके अंदर से निकल गया, ब्राह्मणों से विमुख हो गए। लेकिन सामाजिक आर्थिक आधार यहाँ जाति व वर्ण की बात ही नहीं कर रहा है, ये क्षत्रिय है कि कौन है, बस ये बता रहा है सामाजिक आर्थिक आधार बदलने की वजह से राजपूत एक नए वर्ग की उत्पत्ति हो जाती है। और नए वर्ग में कौन शामिल हुआ? ये छोटे छोटे जो सामंत थे, जो छोटे जो भूमिधर थे, ये नए वर्ग में शामिल हुए। तो छोटे सामंत, छोटे भूमिधर में इसमें क्या आ गया? वैश्य भी आ गए और प्लस माना गया शूद्र भी आ गए इसमें। तो निम्न वर्ग के लोग, इसमें दो वर्ण और भी शामिल हो सकता है, जैसे ब्राह्मण भी है और प्लस इसमें क्षत्रिय भी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन माना गया कि ज्यादातर संख्या ये थी। तो सामाजिक आर्थिक आधार वर्णों को अलग कर देता है, कौन से वर्ण के लोग थे ये सबको समाहित कर लेता है कि ऐसी व्यवस्था ऊपरी छोटे छोटे सामंत, वो क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, कोई हो सकता है, और वही बाद में कहलाए राजपूत। तो इतिहास का जो सामाजिक आर्थिक जो आधार पेश किया गया उसमें सबको शामिल कर लिया गया, लेकिन सिर्फ बताया गया ये कि ये लोग राजपूत कहलाए जो छोटे सामंत और जमींदार थे। कौन था छोटा सामंत, कौन से छोटे भूमिधर? वो कोई हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है और शूद्र भी हो सकता है। क्लियर है? यहां तक समझ गए हैं? आइए छोटा एक चीज और लिखे। 12वीं शताब्दी की रचना है एक अपराजित परीक्षा। 12वीं शताब्दी की रचना अपराजित परीक्षा से पता चलता है कि राजपुत्र वर्ग में अधिकांश सामंत और भूमिधर शामिल थे, जिसमें कई जातियां शामिल थी, जिनकी पहचान राजपूत वर्ग के रूप में बनी। ये प्रमाणित करता है सामाजिक आर्थिक आधार। दो इतिहासकारों के नाम यहां पे ध्यान रखिए, जिन्होंने कहा, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, दशरथ शर्मा और एक है वीएस पाठक और एक और है वीएन पाठक। क्लियर है यहां पे? अब आइए तीसरे मत की बात करते हैं, ब्रह्मा क्षत्र परंपरा। तीसरा मत, ये लास्ट मत है, ब्रह्मा क्षत्र परंपरा। इसका जो विवरण मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है, ब्रह्म क्षत्र परंपरा का सीधा सा मतलब है कि जो ब्राह्मण थे वही बाद में राजपूत लिखने लगे। जो ब्राह्मण राज का संभालने लगे तो कई सारे ब्राह्मणों ने खुद को राजपूत लिखना शुरू कर दिया। ब्राह्मण और राजपूतों के संबंधों की भी चर्चा कई जगह से किया गया है। तो ब्रह्म क्षत्र परंपरा का सीधा सा मतलब ये है कि
ब्राह्मण जब राज का संभालने लगे तो अपने आप को राजपूत कहलाने लगे, तो एक्चुअल में ब्राह्मण ही हो गए राजपूत। यही बात कहते हैं ब्रह्म क्षत्र परंपरा में। लिखिए, इसका तात्पर्य उन वंशों से है जो पहले ब्राह्मण थे परंतु बाद में क्षत्रिय हो गए, तो कई बार क्या होता है, आप देखेंगे हम लोग जो गुप्त काल पढ़े थे तो मैंने बताया था कि गुप्त काल के वर्ण निर्धारण के बारे में कि ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे, तो जिसमें कई समीकरण बिठाया गया था कि इनकी शादी इस क्षत्रिय के पास हुई तो क्षत्रिय हो सकते हैं, या ब्राह्मणों के साथ शादी हुई तो ब्राह्मण हो सकते हैं। तो ये ब्रह्म क्षत्र परंपरा यही कहता है कि जो ब्राह्मण थे राज का संभालने लगे तो क्षत्रिय कहलाने लगे, यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण मिक्स हो गए एक दूसरे। कुछ जो है कि प्रमाण के रूप में यहाँ पे बातें की जाती है। जैसे एक होता है, ये पहला प्रमाण है कि घटियाला लेख में प्रतिहारों के मूल पुरुष, गुर्जर प्रतिहार वंश, उसका मूल पुरुष कौन सा? हरिश्चंद्र। मूल पुरुष हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है, जबकि हम लोग पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार क्या है? राजपूत है। तो एक चीज ये बताएगी कि जब राज का संभालने लगे तो राजपूत लिखने लगे, लेकिन मूल रूप से क्या थे? ये ब्राह्मण थे। दूसरा, बिजौलिया लेख में चौहान या चहमान, चौहान शासक संग्राम राज को विप श्रीवत्स गोत्र का बताया गया। ये ब्राह्मणों का गोत्र है। विप श्रीवत्स गोत्र का बताया गया है। तो विप श्रीवत्स जो गोत्र है ये ब्राह्मणों गोत्र है। चौहान वही जिसमें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, चौहान पृथ्वीराज चौहान वाला जो वंश है, जिसे चहमान वंश भी बोला जाता है, बाद में चौहान कहा जाने लगा। ठीक, एक प्रमाण और आता है चाटसू लेख का। चाटसू लेख में गुहिल वंश को ब्रह्म क्षत्र बताया गया है, बताया। लिख लीजिए। इसका तात्पर्य है कि ब्राह्मण कुलों ने भी राजपद प्राप्त कर लेने के बाद स्वयं को राजपूत घोषित कर दिया। क्लियर है इतना? अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष पे। पूरा निष्कर्ष आपके सामने है। अगर निष्कर्ष लिखना हो तो आप 3 बिंदु में लिख सकते हैं निष्कर्ष। तो देखिए क्या निष्कर्ष निकल करके आता है। पहला निष्कर्ष निकल के आता है कि वैदिक क्षत्रिय कुल के लोग भी राजपूत कहलाए। दूसरा निष्कर्ष निकल करके आता है कि अन्य विविध जातियां एवं जनजातियां भी राजपूत में शामिल हुए। कई सारी जातियां, सामाजिक आर्थिक जाति, जो इतिहासकार थे कि अन्य विविध जातियां जनजातियां भी राजपूतों में शामिल हो गई। तीसरा निष्कर्ष निकल करके आता है कि विदेशी आक्रामक जातियां जो भारत में बस गई,
भारत में बस गई, वे भी राजपूतों में शामिल हो गई, है ना। शक, पहलो, कुषाण, ये सारे राजपूतों में शामिल हो गई। अब एक लाइन में अगर आपको निष्कर्ष निकला हो तो क्या लिखेंगे? अगर आपसे कोई पूछता है कि राजपूत कौन है, इसमें कौन सी जातियों के लोग शामिल हैं, तो आप दोनों लेक्चर मिलाएंगे, विदेशी मत और भारतीय मत, तो आपके सामने एक लाइन में एक स्पष्ट चीजें निकल करके सामने आएगी। लिख लीजिए इसे, लास्ट में लिखिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजपूत मिश्रित वर्ण से संबंधित है, जिसमें उच्च वर्ण के साथ ही निम्न वर्ण का रक्त भी शामिल है। यह हम लोगों का फाइनल निष्कर्ष होगा, अंतिम निष्कर्ष। उम्मीद है कि यहां से आपको राजपूतों की उत्पत्ति पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। इतिहास के नजरिए से, इतिहासकारों के दृष्टिकोण में यही निष्कर्ष निकल करके आता है। अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने से ये होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलिए आप लोगों की क्लास लाए। अभी मैं सोच रहा हूं कि एक क्लास में पब्लिकली लेकर के आऊं आपको, प्राचीन इतिहास का ही पूरी क्लास पब्लिकली इस बोर्ड पे हम लोग पढ़ा जाए। मेरी कोशिश होगी कि प्राचीन इतिहास में इस बार कॉन्सेप्ट के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ फैक्चुअल चीज़ों को भी शामिल किया जाए। बाकी ब्रॉड कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को पढ़ लिया है। जो ज्वाइन करना चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसे मैं महज 1200-1300 रुपये में आपको 150 लेक्चर आपको कंप्लीटली दे दूंगा। आप इतिहास को समझने लगेंगे, इतिहास को जीने लगेंगे कि एक्चुअल में इतिहास इस तरीके से चलता है। अगर आपका ऑप्शनल है तो भी आप ये पढ़ लेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। आपकी जो बौद्धिक लेवल है, जो आपके समझने की क्षमता है, वो बढ़ेगी। फिर आपको मज़ा आएगा किताबें पढ़ने में, या और कहीं पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। बाकी आगे के जो एग्ज़ाम है, जैसे इधर लगभग सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, यूपीएससी का भी रिजल्ट आ चुका है, बाकी के जो स्टेट पीसीएस हैं उनके भी एग्ज़ाम हो ही चुके हैं। तो जिनका हो गया है वो मेंस में लगे, जिनका नहीं हुआ है वो अगले साल के लिए अभी से गांठ बांध ले और हर उस सब्जेक्ट को मजबूत कर लीजिए जहां आपको लग रहा है कमजोर। मेरे पास जो सब्जेक्ट है, मैं इतना दावा करता हूं कि एक बार अगर मुझसे पढ़ लेंगे तो सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर जीएस के सेक्शन से देखा जाए तो मेरे पास कंप्लीटली हिस्ट्री मिल जाएगा, आपको पॉलिटी मिल जाएगा, इकोनॉमी मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, साइंस छोड़ करके मिल जाएगा सारी चीजें। जो मेंस से पूछा जाता है वो प्री कम मेंस से पढ़ाया गया, जो सिर्फ प्री में पूछा जाता है वो प्री के हिसाब से पढ़ाया गया। 6-7 महीना आप मेहनत कर लेंगे तो आप खुद को बहुत मजबूत इसे थीम पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, अलग अलग वेरियस एग्जाम में निकलते रहते हैं। कोई जीआरएफ निकाल रहा है, कोई पीसीएस मेंस लिख रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है। बस आपको थोड़ा सा पॉलिश करना है खुद के ऊपर, हमारे साथ मेहनत करना है। तो चलिए, लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं है। बहुत दिनों के बाद मैं पब्लिक क्लास ले रहा हूँ। ये अभी जल्दी मैं कंटिन्यू पब्लिक क्लास करूँगा, जो आपको अल्टरनेट 1 दिन 2 दिन के ऊपर मिलेगा। प्राचीन इतिहास लगभग 50 लेक्चर टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 50 लेक्चर में आपको पूरा एंशिएंट मैं पढ़ाऊँ, कंप्लीटली एंशिएंट, ज़्यादातर तथ्यात्मक चीज़ों को फोकस करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।